मैम जैसे ही शाम होती है बच्चा रोना शुरू करता है, पूरी शाम आधी रात तक रोता रहता है। हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, क्यों ये सारा दिन रोता रहता है? कॉमनली मैं ओपीडी में ऐसे पेरेंट्स देखती हूँ जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मैम बच्चा बहुत ज्यादा रोता है और हम क्या गलत कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि बच्चा क्यों रोता है, नॉर्मल रोना किसे कहते हैं, इसके क्या रीजंस होते हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट और एड्रेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ मायोम हॉस्पिटल गुड़गांव में। चलिए बात करते हैं कि एक्सेसिव क्राई के क्या रीजंस होते हैं और वो कब नॉर्मल होती है और कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। सो व्हाट इज नॉर्मल क्राइंग ऑफ अ बेबी? पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रोना बच्चे के लिए एक कम्युनिकेशन है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा रोकर ही आपको हर चीज बताएगा। अगर उसको भूख लगी है, डायपर गीला है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है या कोई भी तकलीफ है, बच्चा रोके ही आपको कम्युनिकेट करता है। तो रोना इज नॉट एबनॉर्मल ऑलवेज। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो 9 महीना माँ के पेट में रहते हैं, जहाँ वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं और उनको सिर्फ माँ की दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो की ही आवाज सुनाई देती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली 3 to 4 वीक्स में देखा गया है कि बच्चों का रोना थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है एंड यूजुअली जैसे ही बच्चा 4-5 महीने का होता है ये क्राइंग बहुत कम हो जाती है। तो अगर बच्चा शाम के टाइम पे थोड़ा ज्यादा रो रहा है, उठाने पर चुप हो जाता है, फीड कराने पर चुप हो जाता है, थोड़ा सा घुमाओ तो चुप हो जाता है, फीड अच्छे से ले रहा है, शुशु पॉटी अच्छे से कर रहा है, सुस्त नहीं है या बहुत एक्सेसिव इरिटेबल नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल कॉलिक भी हो सकता है जो धीरे धीरे टाइम के साथ सेटल हो जाता है। नाउ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये कॉलिक ज्यादा हो सकता है, जिसमें हमें उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रीजन हो सकता है रोने का कि बच्चा भूखा है, जिसमें आप बच्चे को अगर फीड कराओगे तो बच्चा सेटल हो जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है वेट डायपर या टाइट डायपर या अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। उसमें आपको चेक करना है कि बच्चे ने शुशु पॉटी तो नहीं किया, कोई डायपर पे रैश तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को इरिटेशन हो रही है, बच्चा रो रहा है, या बच्चे को छूकर देखिए वो ज्यादा गर्म तो नहीं है, हाथ छूकर देखिए बच्चा ठंडा तो नहीं है, तो बच्चा ज्यादा रो सकता है। तो जब भी बच्चा रो रहा है पहले आप देखिए कि भूखा तो नहीं है, उसके कपड़े चेक करिए, छूकर देखिए कि बच्चा बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है, डायपर चेक करिए कि बच्चे ने शुशु या पॉटी तो नहीं करी है, और हमेशा डायपर रैश भी देखिए कि वहां पे कहीं ज्यादा लाल तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से भी बच्चा बहुत ज्यादा रो सकता है। तीसरा होता है ओवर स्टिमुलेशन और ओवर टायर्डनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है और बच्चे को बहुत कम साउंड की आदत होती है। पैदा होने के बाद स्टिमुलेशन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुकर की सीटी बज रही है, घर की घंटी बज रही है, मोबाइल की रिंगटोन बज रही है, नोटिफिकेशंस की टिक टिक आ रही है, टीवी चल रहा है, घर में सब लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में कुछ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो हर चीज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग होती है जिसकी वजह से उसका छोटा सा दिमाग बहुत ओवरवेल्म हो जाता है और बच्चा बहुत इरिटेबल हो सकता है। इन केसेस में यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि शुरू के एटलीस्ट 1 मंथ, जैसे पुराने जमाने में देखा गया था कि 40 दिन तक बच्चे और माँ को अलग रखा जाता था, तो उसका कोई एक रीजन होता था जिससे माँ को रिकवरी मिलती थी और बच्चे को सेटल होने का टाइम मिलता था। तो इसी तरह कोशिश करिए शुरू के 1 महीने 6 हफ्ते तक बच्चा जिस कमरे में रहे वहां पे बहुत ज्यादा स्टिमुलेशंस ना हो, बहुत ज्यादा लोग अंदर बाहर ना करें, मोबाइल बाहर रखिए, मोबाइल पे बहुत ज्यादा बातें मत करिए, टीवी नहीं होना चाहिए उस कमरे में, बहुत ज्यादा नॉइजी म्यूजिक मत चलाइए और बार बार लोगों के साथ बात करना भी अवॉइड करिए। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन सेटलिंग डाउन द बेबी। चौथा रीजन हो सकता है गैस या फिर कॉलिक। यस, कॉमनली बच्चों में 3 से 4 हफ्ते पे थोड़ा सा ज्यादा पेट में दर्द शुरू होता है एंड यूजुअली 4 से 5 महीने में सेटल हो जाता है। ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द न्यूबॉर्न्स हैव कॉलिक एट अराउंड 3 to 4 वीक्स ऑफ एज। यूजुअली ये सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में सबसे कम होता है। अगर मिक्स्ड फीडिंग होती है तो कॉलिक होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, और जो बच्चे फॉर्मूला फीड पे होते हैं उनमें कॉलिक होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे फॉर्मूला को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। गैस होने के और रीजंस हो सकते हैं ओवर फीडिंग या फिर ठीक से बर्पिंग ना करना। अगर बच्चा बार बार रोने पर आप उसको बार बार दूध पिला रहे हो तो बच्चे को ज्यादा दूध पीने की वजह से भी बार बार उल्टी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, अगर बच्चे की लैच प्रॉपर नहीं है, बच्चा फीड करते हुए बहुत ज्यादा हवा पेट में ले रहा है और ठीक से बर्प नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जब रोए तब फीड नहीं कराना है, बिकॉज हर रोने का मतलब भूख नहीं होता है। जब बच्चे को फीड कराएं तो लैच प्रॉपर होनी चाहिए। कोशिश करिए कि जब बच्चा फीड कर रहा हो तो आपका पूरा एरियोला विद द निप्पल
बच्चे के मुंह में हो, लैच प्रॉपर होगी तो बच्चा दूध पीते हुए एयर कम स्वॉलो करेगा। और अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो बॉटल के निप्पल का ध्यान दीजिए कि उसका फ्लो बहुत ज्यादा ना हो। अगर निप्पल का फ्लो बहुत ज्यादा होगा तो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी दूध पिएगा और बहुत ज्यादा गैस भी स्वॉलो करेगा, जिसकी वजह से कॉलिक बढ़ सकता है। तो फीडिंग का ध्यान रखना है, फीडिंग पोजीशन का ध्यान रखना है। फीड कराने के बाद बच्चे को कंधे से लगाकर 10-15 मिनट बर्प कराना है। जरूरी नहीं है कि बच्चा हर बारी बर्प करे, अगर बर्प नहीं भी करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे को कंधे से लगाकर रखें। और क्या रीजंस हो सकते हैं? पांचवा रीजन हो सकता है इमेच्योर नर्वस सिस्टम। बच्चे का नर्वस सिस्टम इमेच्योर होता है, धीरे धीरे मेच्योर होता है, उसे डे और नाइट का फर्क नहीं पता होता। तो इसलिए कुछ बच्चे अगर इवनिंग या रात में थोड़ा ज्यादा भी रोते हैं तो एज अ पेरेंट्स हमें वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें लगता है अब तो रात हो गई, बच्चे को सोना चाहिए। बट ये चीज भी धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी स्लीप साइकिल मेच्योर होती है, डेवलप होती है, उसको रात में सोने की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और कॉलिक भी कम हो जाता है। बाकी अदर रीजंस हो सकते हैं कि बच्चे को कॉन्टैक्ट चाहिए, स्किन टू स्किन चाहिए, क्योंकि बच्चा पेट में 9 महीने होता है तो बच्चे को जब बाहर आता है तो बच्चे को वही कॉन्टैक्ट की हैबिट होती है, जिसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। नाउ कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि मदर क्या खाती है उससे भी बच्चे के कॉलिक पे फर्क पड़ सकता है। तो कई बार हम मदर की डाइट में डेयरी बंद करने के लिए कहते हैं अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कॉलिक हो रहा होता है। नाउ कब आपको वरिड होना है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका बच्चा रेगुलरली हर दूसरे दिन बहुत ज्यादा रो रहा है, घंटों लग जाते हैं, सेटल नहीं होता है, तो एक बार जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से मिल लें और डिस्कस कर लें। अदरवाइज अगर बच्चा रो रहा है और बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा, दैट मीन्स अनकंसोलेबल है, फीड नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेबल लग रहा है, शुशु कम कर रहा है, या सुस्त लग रहा है, या लेथार्जिक लग रहा है, पेट में सूजन लग रही है, या बार बार उल्टी कर रहा है, तो जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से जाके मिलिए और डिस्कस करिए, बिकॉज ये नॉर्मल कॉलिक के साइंस नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये नॉर्मल कॉलिक है तो उसमें आप बच्चे को कैसे सूद कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या रीजंस हैं, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप उन रीजंस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अगर बच्चा भूखा है तो फीड कराइए, कपड़े चेक करिए, डायपर चेक करिए, टेम्परेचर के ऊपर ध्यान करिए, स्टिमुलेशन थोड़ा कम करिए, कमरे में थोड़ा शांति रखिए, फोन बाहर रखिए, टीवी बाहर रखिए और कमरे में थोड़ा बंद करिए, लाइट्स को डिम कर सकते हैं और थोड़ा सूदिंग म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं। शुरू से ही अगर बच्चे को आप कोई स्पेसिफिक म्यूजिक की, सूदिंग म्यूजिक की आदत डालेंगे तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे को उस म्यूजिक की आदत हो जाती है और बच्चा उस म्यूजिक को सुन के शांत हो जाता है। कुछ साउंड्स हैं तो यूजुअली बच्चे को सूद करती हैं, जिसको हम कहते हैं व्हाइट नॉइज, जैसे कि वो होती है ये वाली साउंड्स बच्चा रेगुलरली पेट में सुन रहा होता है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट नॉइज, जो कि ब्लड फ्लो की साउंड या दिल की धड़कन की आवाज होती है, जो हम बाद में भी इमिटेट कर सकते हैं। और यूजुअली बच्चा इन साउंड्स को सुन के शांत हो जाता है। जैसे जब भी हमें बच्चे को चुप कराना तो हम कहते हैं ना, चुप हो जाओ, ये व्हाइट नॉइज होती है एंड काफी कॉमनली बच्चों को सूद करने में हेल्प करती है। दूसरा, कुछ पोजीशंस होती हैं जो बच्चे को सूद करती हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो आप बच्चे को कंधे से लगा के धीरे धीरे बैक पे टैप करिए, उससे भी बच्चा सेटल हो जाता है, गैस रिलीज हो जाती है। दूसरा होता है बच्चे को हाथ के ऊपर ऐसे उल्टा लिटा के नेक साइड में रख के धीरे धीरे ऐसे रोल कर सकते हैं, ऐसे करके रोल कर सकते हैं बच्चे के नेक को स्टेबल करके, ये भी बच्चे के लिए बहुत सूदिंग होती है। तीसरी पोजीशन होती है कि अपने हाथ बच्चे के पैर के बीच में आप ऐसे डालकर बच्चे को ऐसे पकड़िए, बीच में ऐसे करके पकड़िए और बच्चे को पीछे अपने चेस्ट से लगा करके ऐसे करके घुमाइए। इस पोजीशन में भी बच्चे काफी ज्यादा सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है फिर भी बच्चा नहीं सेटल हो रहा, बच्चे को बाहर लेके जाइए, राइट पर लेके जाइए, लूला भी सुनाइए, घुमाइए, आपको खुद ही समझ आएगा कि किस चीज से आपका बच्चा सेटल हो जाता है। सो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो बच्चे को सेटल कर सकती है, बट येस, सर्टेन पोजिशंस एंड सर्टेन नॉइजेस एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स ये याद रखिए, गलती आपकी नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बस आपको समझना है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके बच्चे को ट्रिगर कर रहा है और क्या आपके बच्चे को हेल्प कर रहा है, तो ये जर्नी इजी हो जाएगी। एनीवेज ये एक फेज होती है, पेशेंस रखिए, थोड़े टाइम पे सब चीज अपने आप सेटल हो जाएंगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो प्लीज बाकी सब पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, बाय बाय।